हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज शैडो एंड बोन, जिसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया है। और हाँ, शो की हिंदी डबिंग भी अच्छी की गई है। इसके अलावा बात करें पेरेंटल गाइडलाइन की, तो मुझे लगता है कि आपको ये शो फैमिली के साथ बैठकर देखना चाहिए, क्योंकि कुछ न्यूडिटी और किसिंग सीन्स इस सीन में है जिनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जबरदस्ती के उन न्यूडिटी के सीन्स को डालकर, जो काफी कम है, इस पूरी सीरीज को एडल्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं। बाकी बात करें सीरीज की कहानी की, तो सीरीज की कहानी की एडेप्टेशन लिएक बार्डुगो की लिखी गई ग्रिशावर्स की नॉवेल शैडो एंड बोन और सिक्स ऑफ क्रो से ली गई है। हालांकि स्टोरी का पूरा फोकस शैडो एंड बोन की नॉवेल की स्टोरी लाइन से ही है, लेकिन सिक्स ऑफ क्रो से उनके कैरेक्टर्स को लिया गया है, क्योंकि शायद से नेटफ्लिक्स के क्रिएटर्स को यही लगा होगा कि सिक्स ऑफ क्रोस के मेंबर्स को इसी सीरीज से इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि काफी अच्छा डिसीजन है, जिसका पता आपको सीरीज देखकर काफी अच्छी तरीके से चल जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो आपको स्क्रीन पर इस सिक्स ऑफ क्रो के सिर्फ 3 ही मेंबर्स दिख रहे होंगे, बाकी 3 अभी भी मिसिंग है, जिन्हें ऑब्वियसली इसके सीजन 2 के लिए बचा कर रखा गया है। इट मींस कि कहानी को इसके पहले सीजन में पूरा खत्म नहीं किया गया, और मुझे तो लगता है कि शैडो एंड बोन का सीजन काफी लंबा चलेगा, क्योंकि राइटर ने इसकी टोटल 6 नॉवल लिख रखी है, जिसकी 7वीं नॉवल को अभी ही रिलीज किया गया था। उसका टाइटल रूल ऑफ वुल्व्स था। उसके अलावा इसकी 2 छोटी नॉवेल्स के स्पिन ऑफ भी है, जिन दोनों ही नॉवेल्स के कवर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और मुझे लगता है इन दोनों ही स्पिन ऑफ की कहानियों को नेटफ्लिक्स वाले इन्हीं शो की मेन कहानियों में बीच में ऐड कर देंगे, क्योंकि एक जो ये नॉवेल है, इसकी पूरी कहानी ग्रिशावर्स के यूनिवर्स की फेरी टेल है, और दूसरी इस यूनिवर्स के सेंट्स की कहानी। और बाकी जो अभी की रिलीज की गई नॉवेल है रूल ऑफ वुल्व्स, उससे फाइनल नॉवेल बोलकर रिलीज किया गया था, लेकिन कहानी उसमें भी अब तक खत्म नहीं हुई है। यानी कि राइटर इस ग्रिशावर्स की दुनिया को जल्दी खत्म करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। और ऊपर से अब नेटफ्लिक्स की तरफ से इस नॉवेल को सीरीज की एडेप्टेशन दी गई है, जिसमें अगर उनका मूड हुआ तो हो सकता है कि वो लोग इसकी स्पिन ऑफ सीरीज भी बना दे, यानी कि सिक्स ऑफ क्रोस की पूरी कहानी को एक अलग ही स्पिन ऑफ देकर उसमें कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि ये कैरेक्टर्स है ही कमाल के। और देखा जाए तो यही नॉवेल के मेन लीड कैरेक्टर्स है, ना कि शैडो एंड बोन की नॉवेल की एलिना और मेल। लेकिन फिलहाल तो ये पूरी तरीके से स्पॉइलर फ्री वीडियो है, जिसमें मैं आपको ऐसी कोई भी डिटेल देकर आपका मजा इस सीरीज के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगा। लेकिन ये सारी डिटेल जरूरी है इस सीरीज को समझने के लिए, क्योंकि ग्रिशावर्स का ये यूनिवर्स भी बहुत ज्यादा बड़ा है, और उसके अलावा नॉवेल में कई सारे कैरेक्टर्स ऐसे भी है जो आगे चलकर बहुत ही कमाल का काम करने वाले हैं। ऐसे में ये सीरीज उन कैरेक्टर्स की प्रेजेंटेशन के साथ साथ उन्हें एक अच्छा खासा डेवलपमेंट भी देती है, ताकि हम उन कैरेक्टर्स को लेकर पूरी तरीके से प्रिपेयर रहे इसके आने वाले सीजन्स के लिए, कि अब इनके बाकी के सीजन्स में वो कैरेक्टर्स आगे कितने ज्यादा बदलेंगे और उनकी जर्नी में क्या क्या होगा। लेकिन अभी के लिए तो जैसा मैंने आपको बताया, इस शैडो एंड बोन की सीरीज का पूरा फोकस इसकी मेन स्टार्ट की 3 नॉवेल पर रहेगा, जिसमें से एक का टाइटल शैडो एंड बोन है, दूसरी सीग ऑफ स्टॉर्म, और इस स्टोरी लाइन को पूरी तरीके से खत्म करने का काम करती है रून एंड राइजिंग। उसके बाद की पूरी जर्नी सिक्स ऑफ क्रोस पर ही फोकस करती है। तो अब इस नॉवेल के झमेले को छोड़कर आते हैं शैडो एंड बोन की नेटफ्लिक्स की सीरीज पर, जिसकी कहानी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उसका पूरा फोकस एलिना और मेल के कैरेक्टर पर किया गया है, जो लोग ग्रिशावर्स के इस मैप के अकॉर्डिंग रावका सिटी में रहते हैं। आई मीन रावका ईस्ट में, क्योंकि वेस्ट में जाने के लिए आप देख ही सकते हो कि मैप में एक काफी बड़ी सी काली चीज है, जिसे शैडो वॉल कहा जाता है। और रावका के दूसरे तरफ यानी कि रावका वेस्ट में सिचुएशन बिल्कुल भी अंडर कंट्रोल नहीं है, यानी कि वहाँ के आर्मी के कुछ लोग आजादी की डिमांड कर रहे हैं, जो लोग खुद को रावका से सेपरेट करना चाहते हैं। और अब आप कहोगे कि इस मैप में आपको घूम कर जाने की सिचुएशन भी नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि रावका वालों की शूहैन वालों से बिल्कुल भी नहीं जमती, और वहाँ पर काफी बड़े माउंटेन्स है। और दूसरी तरफ फेजरेडा वाले उनकी जान के दुश्मन है, क्योंकि रावका में आम आदमियों के साथ ग्रिशा वाले भी घुल मिलकर रहते हैं, जिनके पास पावर्स हैं, और वो अपनी पावर्स से रावका को आजादी दिलाना चाहते हैं। लेकिन पहले उन्हें इस सीरीज के अकॉर्डिंग रावका वेस्ट में भी अपना कब्जा जमाना है। और ऊपर की तरफ फेजरेडा वालों की बात करें तो वो लोग ग्रिशा के सभी लोगों को विच मानते हैं, इसलिए उनका मकसद उन सभी को खत्म करने का है। और शू वालों को फिलहाल तो इस सीरीज में दिखाया नहीं गया, लेकिन उनके नाम से हम इस सीरीज में एलिना पर हो रहे रेसिज्म को कई बार देखते हैं, क्योंकि इसकी शक्ल उन्हीं लोगों से काफी ज्यादा मिलती जुलती है इस सीरीज के अकॉर्डिंग। इट मीन्स के इस कहानी में एलिना की कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इनोसेंट दिखाई गई है, जो पूरी तरीके से डिपेंड अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड मेलियन पर रहती है, और आर्मी में उसका काम मैप ड्रॉ करने का है। और एक दिन ऐसे ही उसे रावका के वेस्ट में जाने का मिशन दिया जाता है उसके दोस्त मेल के साथ, यानी कि उस शैडो के अंदर से। और उसके अंदर जाने के बाद सिचुएशन एलिना के लिए बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रहती, और अब कई लोग एलिना के जान के दुश्मन
दुश्मन बन गए हैं, जिसमें अब उसे कौन प्रोटेक्ट करेगा और इन सब के बीच जनरल क्रीगन का क्या काम है, जो एक तरीके से ग्रीशा वालों के लीडर है। और उसके अलावा 6 क्रॉस के 3 मेंबर्स रेज, इनिज और जेस्पर एक मिशन के लिए निकलने वाले हैं, जिस मिशन के लिए उन्हें डार्क वॉल को क्रॉस करना होगा। और उसके अलावा एक जबरदस्ती की स्टोरी हम इस सीरीज में नीना और कामिंस्का के कैरेक्टर में भी देखते हैं। तो अब इन सब की यह जर्नी इन्हें कहाँ ले जाती है, कहाँ नहीं, वही सारी की सारी डिटेल जानने के लिए आपको देखनी होगी नेटफ्लिक्स की सीरीज शैडो एंड बोन, जिसके पहले सीजन में आपको इतनी ही सारी स्टोरीज 8 एपिसोड के जरिए दिखाई जाती है और हर एक एपिसोड आपके 40 से 50 मिनट लेता है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा ये पहला सीजन लगभग 6 से 7 घंटे का है, जिसे देखने के लिए आपको आपका कीमती समय देना भी चाहिए या नहीं, ताकि आप इन कम 8 एपिसोड्स में ही इस ग्रीशावर्स की दुनिया को काफी अच्छी तरीके से समझ सको। तो चलिए अब उन डिटेल्स में बात करते हैं। और इसके अलावा अगर आपको स्पॉइलर डिटेल चाहिए, यानी कि शैडो एंड बोन के यूनिवर्स को समझने के लिए, जिसमें से मैंने एक वीडियो ग्रीशावर्स के मैप और ग्रीशा के लोगों को एक्सप्लेन करने की बनाई है, और दूसरी वीडियो है इसके पूरे सीजन के रिकैप की, और तीसरी इसकी एंडिंग एक्सप्लेन जो आपको सीजन 2 का हिंट देती है। तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आपको लिंक दिख रहा होगा मेरे दूसरे चैनल मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन का, जिस पर मैंने ये सारी की सारी डिटेल अब तक अपलोड कर दी है। तो जाकर मेरे उस दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब आते हैं इंट्रो पर, लेकिन अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो इंट्रो के पहले मैंने आपको इतना बड़ा जबरदस्ती का ज्ञान इस सीरीज को लेकर इसीलिए दिया है क्योंकि अगर आपकी इस सीरीज को देखते वक्त नजर हटती है तो उससे आपको प्रॉब्लम होती है इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करने में। यानी कि सीरीज स्टोरी के हिसाब से काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, खास करके इसके स्टार्ट के 3 से 4 एपिसोड्स में, जिसे देखते वक्त मास ऑडियंस को ये नहीं समझ आएगा कि उन्हें दिखाया क्या जा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से उन्हें थोड़ा सा पेशेंस रखकर इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि सीरीज वो पेशेंस डिजर्व करती है। रीजन अगेन मैं आपको इस इंट्रो के पहले बता चुका हूँ कि सीरीज में कई सारे कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट को स्टार्ट में काफी स्लो पेस पर बिल्ड किया जाता है, और जब उसके बाद उन सभी कैरेक्टर्स की जर्नी को एक साथ शुरू किया जाता है तब जाकर ये शो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। यानी कि उसके बाद की पूरी जर्नी आपको बिल्कुल भी ना बोर करते हुए अपनी दुनिया में पूरी तरीके से ले जाती है, जिसे देखते वक्त मैं तो बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ। यानी कि मैंने शो को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय किया, जिसे देखते वक्त मुझे डर यही लग रहा था कि कैरेक्टर्स को लेकर ये सीरीज बिल्कुल भी गड़बड़ ना करे। लेकिन ऐसा कुछ भी फिलहाल तो मुझे इस सीरीज में नजर नहीं आया, सिवाय नीना की जबरदस्ती की स्टोरी को लेकर, जो बीच बीच में आकर आपके मूड को थोड़ा बहुत खराब करती है, क्योंकि वो स्टोरी आपको जबरदस्ती की तो लगती ही है, जिसे शो के क्रिएटर ने एंड में जाकर बाकी दूसरे कैरेक्टर्स के साथ में कनेक्ट किया है, लेकिन उसी एक स्टोरी से आप बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाते। और मेरे ख्याल से यही शो की सबसे बड़ी मेजर और काफी बड़ी गलती है। लेकिन अगर इस चीज को इग्नोर कर दिया तो पूरा का पूरा शो फुल्ली एंटरटेन है। चाहे बात डायरेक्शन की करो, जो कि काफी लाजवाब है, और इसके अलावा कॉस्ट्यूम डिजाइन की भी तारीफ करना बनती ही है। बाकी शो के VFX भी अच्छे हैं, बस डार्क में थोड़ा सा शो VFX में मार खाता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा उन चीजों को इग्नोर किया जा सकता है। यानी कि VFX भी शो के बजट के हिसाब से अच्छा ही है इस पूरे के पूरे शो का, क्योंकि जहाँ VFX की जरूरत है वहीं पर VFX को यूज किया गया है। क्योंकि ज्यादातर तो काम इस सीरीज में जो सबसे ज्यादा बड़ा है वो है कैरेक्टर की डेवलपमेंट, जो कि मुझे लगता है इस सीरीज ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है, ताकि आगे चलकर हम उन सभी के सभी कैरेक्टर्स से बिल्कुल पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाए। और अगेन ये सीरीज वैसा करती भी है, लेकिन अभी के लिए तो सीरीज में पूरा का पूरा फोकस एलिना और मेल के कैरेक्टर की स्टोरी लाइन को दिया गया है, जो कि अगेन स्टोरी की डिमांड ही है। लेकिन फिर भी इन सब के बीच जैसे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाकर उनकी स्टोरी को भी प्रेजेंट किया गया है, उसकी तारीफ तो मैं करते बिल्कुल भी नहीं थकने वाला। जिसमें अगर परफॉर्मेंस की भी बात करें तो आपको सीरीज में सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा पसंद आएगी। और इन सब में अगर मैं अपने फेवरेट कैरेक्टर का नाम बताऊं तो वो कैरेक्टर जेस्पर का होगा, जिसकी शूटिंग स्किल्स को देखकर मुझे द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्म की याद आ गई, जिस फिल्म में एलन और टॉम ने ऐसी ही बंदूक चलाने की स्किल्स दिखाई थी। उसके बाद इस लिस्ट में दूसरा नाम जनरल रीगन के कैरेक्टर का आएगा, जिन्हें लेकर मैं डिटेल बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। बट जो बात मैं आपको बता चुका हूँ कि इस सीरीज में आपको कोई भी कैरेक्टर्स बिल्कुल भी निराश करते हुए नजर नहीं आने वाले। उसके बाद बात करें शो के BGM की, तो वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके चलते आपको ये सीरीज फैंटेसी एडवेंचर के साथ साथ एक थ्रिल राइड पर भी ले जाती है। और बात करें शो की एडिटिंग की, तो शो में पास्ट और प्रेजेंट को भी बहुत ही अच्छी तरीके से एडिट कर हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, और बाकी की पूरी प्रेजेंट की टाइमलाइन की स्टोरी भी, जिसमें नॉवेल से रिलेटेड कई सारे ईस्टर एग्स को घुसाया गया है, ताकि आप इसके सीजन 2 के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो सके। और जिस तरीके से शो को एंड दिया गया है वो भी
एक काफी अच्छा खासा क्लिफ हैंगर है, यानी कि शो की एडिटिंग भी इस लेवल में अच्छी है। और हाँ, एक और बात जो आपके दिमाग में चल रही होगी सीरीज को लेकर कि सीरीज में अगर इतनी सारी डिटेल्स है तो नई ऑडियंस को उसके साथ में कनेक्ट होने को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। वेल, तो उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सीरीज उन सभी चीजों को मैं बता चुका हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करती है। लेकिन आपको रखना है सिर्फ और सिर्फ पेशेंस, जो स्टार्ट के 2 से 3 एपिसोड्स के बाद आपको इस सीरीज में ग्रिप करना शुरू कर देता है। और मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स ने ये डिसीजन द विचर की सीरीज के रिव्यू के बाद ही ली होगी, क्योंकि द विचर्स की सीरीज को एज अ फैन सर्विस नेटफ्लिक्स वालों ने बनाया था, जिसका असर क्रिटिक्स पर इतना ज्यादा बुरा हुआ कि रोटेन टोमेटो पर उस शो की रेटिंग इतनी भी ज्यादा खास निकल कर नहीं आई। लेकिन फैंस के लिए वो शो भी एक ट्रीट टू वॉच है। और हाँ, अब उस लाइनअप में शैडो एंड बोन भी आता है, जिसे अगर लोग द विचर्स की ही सीरीज की तरह गेम ऑफ थ्रोन से कंपेयर करने के लिए करेंगे तो मुझे लगता है उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक शो जिसे अच्छा बनाकर प्रेजेंट किया जा रहा है उसकी प्रेजेंटेशन ही बिल्कुल डिफरेंट है। और हाँ, उनकी स्टोरी लाइन्स के साथ साथ उस सीरीज का पूरा यूनिवर्स भी, ताकि ये सीरीज बिल्कुल सिमिलर सी ना लगे एक दूसरे से। तो चलिए अब आते हैं सीधे शो की रेटिंग्स पर, जिनमें मैं और डिटेल्स को आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि बात करें शो के एक्शन और सस्पेंस की, तो इन दोनों ही कैटेगरी में मैं शो को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूंगा, क्योंकि एक्शन शो के अच्छे है और साथ ही साथ शो के सस्पेंस का लेवल भी। बाकी कॉमेडी की रेटिंग की बात करें तो वो रेटिंग 5 में से 2 स्टार की रहेगी, और ड्रामा के लिए मैं शो को 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दूंगा। रीजन मैं आपको काफी अच्छी तरीके से इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और अब बात करें इसके हॉरर और थ्रिल के एलिमेंट की, तो इन दोनों ही कैटेगरी को ध्यान में रखकर खास करके थ्रिलर को मैं इस सीरीज को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। बाकी बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में ये शो A- की रेटिंग डिजर्व करता है। और अब आ जाए क्रिटिक्स पर, तो क्रिटिक्स की राय तो इस शो को लेकर काफी ज्यादा अच्छी निकल कर आई ही है, यानी कि उनकी नजर में इस शो की रेटिंग है A की, जिस बात पर मैं भी एग्री हूँ। यानी कि मेरी नजर में भी शो की रेटिंग A की ही रहेगी, जिसका मतलब साफ है कि ये सीरीज इस साल की मस्ट वॉच की लिस्ट में आपको बिल्कुल डालकर रखनी चाहिए, अगर आप फैंटेसी एडवेंचर देखना पसंद करते हो तो। बाकी मर्जी आपकी है, क्योंकि मेरी राय मैंने आपके सामने रख दी है इस शो को लेकर कि मुझे पर्सनली ये शो कितना ज्यादा पसंद आया है और कितना नहीं। इसके अलावा आपकी राय कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो पर लाइक कर भी। तो अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बनी हुई इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आपको करना है मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय, और टिल देन बाय।